Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि राहुल जी, इस बातचीत के अगले हिस्से में मैं थोड़ा सा 3-4 विषयों को छूना चाहूंगा। एक तो ये कि there are people, certain section which is toying around with the idea कि there should be close cooperation between army and paramilitary forces to give a final solution। एक हम इस पे बात करना चाहेंगे। एक जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, सीएपीएफ हैं, उसमें एक लंबे समय से ये मांग भी चल रही है कि नीचे से आप रिक्रूटमेंट करते हैं सिपाही के लेवल पर, एसआई के लेवल पर, कमांडेंट के लेवल पे, लेकिन उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो आईपीएस ऑफिसर्स से बनी है, जिनको उस फोर्स के नेचर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता है। उनका आर्ग्यूमेंट है, कैन यू इमेजिन आर्मी यूनिट और बटालियन जिसमें सिपाही से लेके मेजर कर्नल तक तो एक इकोसिस्टम से निकले लोग हों, लेकिन उनके ऊपर जो लोग बैठे हैं, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह, वो एक दूसरे इकोसिस्टम से आए हों। तो एक इस चीज को लेके बहुत बात चल रही है। बात इसकी भी चल रही है कि आप अपने ऑफेंस को किस नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं, मतलब कितना बड़ा ऑपरेशन आप लॉन्च कर सकते हैं। मैं इन सब चीजों पे बात करूंगा, आपसे पूछूंगा ये सब सवाल एक एक करके, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो माओवादी लीडरशिप है, हमारे पास जो भी जानकारी है इंटेलिजेंस के जरिए, रफ्तों के जरिए, इसका मौजूदा स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि एक बात ये भी आई कि हिडमा वो पहला छत्तीसगढ़ का आदिवासी है जो सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचा। लोगों ने कहा कि इस पूरे माओवादी लीडरशिप में आंध्र प्रदेश के जो नक्सली हैं उनका डोमिनेंस रहा। कभी रमन्ना का जिक्र हुआ, कभी किसका। क्या जानकारी है हमारे पास इनकी टॉप सो कॉल्ड लीडरशिप को लेकर? देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा कि सीपीएम माओवादी का गठन कैसे होता है। जी, सीपीएम माओवादी का गठन 3 पार्टियों के विलय के बाद होता है। सबसे अहम जो इसमें पार्टी है वो पीपल्स वॉर ग्रुप है, जिसकी स्थापना कोंडापल्ली सीतारामैया आंध्र प्रदेश में 1980 में करते हैं। ये इस इलाके में सक्रिय हो जाती है और उस वक्त एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाता है और इसमें तमाम तरह के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, आदिलाबाद से, वारंगल इंजीनियरिंग कॉलेज से जो उस वक्त के टॉपर हैं, उस तरह के लोग वो नक्सल आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर पीडब्ल्यूजी को ज्वाइन करते हैं। कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। एक सबसे पहले सो कॉल्ड मार्टर जो है पीपल्स वॉर ग्रुप के, वो एक यंग लड़का था, पेदी शंकर, जो आदिलाबाद की श्रृंगेरी कोल माइंस में उसका परिवार काम करता था, एक दलित लड़का था। और ही इज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन। अर्ली 20s में एक लड़का है, वो ज्वाइन करता है और उसकी ठीक थोड़ी देर के बाद, दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है एक एनकाउंटर में, जब वो तेलंगाना आदिलाबाद से गढ़चिरौली की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे ये विस्तार बढ़ता जाता है पीपल्स वॉर ग्रुप का। 98 में इसका विलय होता है एक छोटी माओवादी पार्टी जिसका नाम है पार्टी यूनिटी। तो ये दोनों एक हो जाते हैं और उसके बाद माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी जो पार्टी है, जो बिहार में और झारखंड में जो सक्रिय है, इन लोगों के साथ इनका विलय हो जाता है और 2004 में जो है सीपीएम माओवादी एक अम्ब्रेला ग्रुप बनता है, सीपीएम माओवादी बनती है। इनका स्ट्रेंथ जो है, इनका हौसला जो है, इनकी ताकत जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मिड 2000s में जब आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ी इसकी चर्चा जो है, दिल्ली में पहली बार एडिटर्स इसका नोटिस जब लेने लगे, तो वो मिड 2000s के दशक में होता है। जैसे हम 1999 में जब हम लोग जाते थे, मैं आंध्रा में था जब पीपल्स वॉर ग्रुप और पार्टी यूनिटी का विलय हुआ, और उस वक्त हम अपने एडिटर्स को यहाँ कहते थे कि सर ये दिस इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम। तो उस जमाने में हमको ये सुनने को मिलता था, क्या यार ये वारंगल की प्रॉब्लम लेकर आ गए हो।
तो उनको लगता था कि ये लोकलाइज प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप उस वक्त इस इलाके में छत्तीसगढ़ में ट्रैवल करते थे तो आपको एक आइडिया लग जाता था कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बनने वाली है, जिसके संकेत मुझे पता नहीं है कि वो सरकार के पास थे या नहीं। तो ये एक बड़ा संगठन बन जाता है। इनकी जो शीर्ष जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसे सेंट्रल कमेटी कहा जाता है, जिसका रूप पॉलिट ब्यूरो। इसमें बड़े तमाम तरह के शीर्ष नेता थे। इसके नेता हाल फिलहाल तक गणपति थे, किशन जी नंबर 2 थे, जिन्होंने लालगढ़ को वेस्ट बंगाल को एक लिबरेटेड जोन में तब्दील किया। उसके बाद नवंबर 2011 में उनकी मौत हो गई। अनुराधा गांधी एक महिला थी जो सेंट्रल कमेटी का हिस्सा थी, जो 2008 में अप्रैल 2008 में मलेरिया से उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह के लोग सेंट्रल कमेटी में थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस का एक और इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक ऐसा ऑपरेशन चला कि ये जो तमाम बड़े नाम थे, प्रमोद मिश्रा की तरह, वाराणसी सुब्रमण्यम, इस तरह के लोग जो सेंट्रल कमेटी का हिस्सा थे, कोबाड़ गांधी सितंबर 2009 में दिल्ली से गिरफ्तार हुए। तो बहुत बड़ा एक चला और बड़े जो नेता हैं वो मारे गए। तो उस कई लोग अरेस्ट भी हुए। तो उससे उनकी ताकत पे काफी असर पड़ा। और बीच में ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो सेंट्रल कमेटी की लीडरशिप है वो एज हो रही है, वो बूढ़े हो रहे हैं काफी, उनके बारे में क्या किया जाए। लेकिन हाल फिलहाल में लगता है कि कई जगह जो रिक्त स्थान है सेंट्रल कमेटी में वो यंग लोगों से भरी गई है। जैसे हिडमा ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी विगत कुछ वर्षों से माओवादी पार्टी से कोई संपर्क नहीं है किसी भी जर्नलिस्ट का जो उनके साथ काफी एम्बेडेड रहता था। जैसे हम एक जमाने में बहुत ट्रैवल करते थे, एम्बेड होकर ट्रैवल करते थे, पर वो अभी उस तरह की संभावना बन नहीं पा रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये जो तमाम शीर्ष लीडरशिप है माओवादी पार्टी का, ये मोस्टली तेलुगु डोमिनेटेड है। और इसको लेकर तरह तरह की कलह भी बार बार लगातार हो रही है। जैसे उड़ीसा में सब्यसाची पांडा जो माओवादी नेता थे, उनकी एक बड़ी तकरार हो गई थी और उन्होंने इस बात को लेकर एक बड़ी चिट्ठी लिखी माओवादी शीर्ष नेताओं को कि यहाँ पर जो है तेलुगु क्वार्टर जो है हमको डोमिनेट करता है। तो आदिवासियों में भी बहुत सेंट्रल कमेटी में बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है नहीं। सिर्फ एक आदमी हुए हैं जो सेंट्रल कमेटी का हिस्सा बने, मिसिर बेसरा उनका नाम था, जिनको झारखंड में एक जमाने में गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद लखीसराय की एक अदालत से माओवादी उनको छुड़ा के ले गए। एक शीला दीदी हुआ करती थी जो आदिवासी थी, वो भी सेंट्रल कमेटी का हिस्सा बन गई। लेकिन इसके अलावा अभी तक और कोई ऐसा नाम नहीं है आदिवासियों के बीच में जो उतना बड़ा नाम है जितना मारवी हिडमा का। रानू, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे पावर स्ट्रक्चर में? देखिए, हाँ, सर ने तो खैर पूरा खाका ही खींच दिया है नक्सलवाद का, और उन्होंने तो इस पे किताब लिखी है। नक्सलवाद को जिसको समझना उन्हें तो पढ़ना जरूर चाहिए। हिडमा के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह से उसे 2017 में ये बात निकल कर आई थी, क्यों राहुल सर सही बोल रहा हूँ अगर मैं, कि हिडमा को सीसी प्रमोट कर दिया। हालांकि नक्सलियों की तरह से इस पर पुष्टि करने के लिए किसी तरह पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो एक बड़ी जो बैठक होती है, जो जिसे वो कांग्रेस कहते हैं, उनका जो कांग्रेस सम्मेलन होता है, उसमें इस बात का फैसला करके इसे सहमति से किया जाएगा, लेकिन उसे सीसी प्रमोट कर दिया गया है। इसके पीछे एक दूसरी चीज में बस्तर के लिहाज से जो मैं देख रहा हूँ कि बस्तर में आदिवासियों के बीच में जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो इस बात को बार बार जिक्र किया करते हैं कि नक्सली जो है वो बस्तर के आदिवासियों को बरगला कर सिर्फ सामने उपयोग किया करते हैं। और बार बार ये सवाल यहाँ पर सुरक्षा बलों के अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों के सामने रखा जाता है कि यदि नक्सली बस्तर के आदिवासियों के हिमायती होते तो आखिर जो आदिवासी नक्सली हैं उन्हें शीर्ष पदों पर क्यों नहीं बैठाया जा रहा। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देने के लिए भी उन्हें एक ऐसा एक जरूरत था कि किसी एक ऐसे आदिवासी लीडर को जो इस समकक्ष हो। राहुल सर ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि सीसी मेंबर बनने के लिए भी एक बहुत सारे दायरे हैं, क्राइटेरिया जिसे पार करना होता है, जिसमें उनके पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है। और हिडमा तो पढ़ा लिखा है भी नहीं, उसके बावजूद भी उसे सीसी प्रमोट किया गया और उसे खारिज करने के लिए भी नक्सलियों ने आज तक कोई पत्र नहीं किया। सभी बड़े अखबारों में इस बात का जिक्र है। 2017 के यदि आप देखें, द हिंदू से लेकर हिंदुस्तान टाइम्स तक ने इस बात को कोट किया कि आखिरकार माड़वी हिडमा को सीसी प्रमोट कर दिया गया है।
यदि इस बात की सत्यता नहीं होती तो निश्चित ही तौर पर नक्सलियों की तरफ से कोई पत्र जारी जरूर किया जाता है। अमूमन हर बार किया जाता है किसी भी बात पर, उस पर उनकी हमेशा नजर बनी रहती है। तो माड़वी हिरमा को भी सीसी प्रमोट किया गया, पहला आदिवासी नक्सली लीडर है, और इसके पीछे ये दूसरी तस्वीर भी है कि वो एक जवाब दे सके कि हमने आदिवासियों का उपयोग नहीं किया है, उन्हें भी हम उनकी दक्षता के अनुरूप एक शीर्ष पद पर ले जाते ही रहते हैं। राहुल, आपको क्या लगता है इसमें क्या आर्मी की मदद ली जानी चाहिए? क्या इस विकल्प पर विचार हो रहा है? इसके प्लस माइनस क्या हो सकते हैं? देखिए, मुझे याद है एक जमाना था कुछ साल पहले जब इस बात पे बहुत ही गंभीरता से सोचा जा रहा था। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो शीर्ष सेना का नेतृत्व है उनसे राय भी मांगी गई थी, और आर्मी की जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने इस बारे में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी तैयार किया था। लेकिन मेरी जो जानकारी है उस वक्त की, जो मुझे याद आ रहा है, वो ये था कि आर्मी के जो नेतृत्व ने इसको डिस्करेज किया था, और उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, और ये कश्मीर से बहुत अलग स्थिति है, क्योंकि कश्मीर में एक एक्सटर्नल एग्रेशन वाला मामला भी है और बॉर्डर एरिया भी है। जी जी, और इसमें बहुत ही गलत संदेश जाएगा कि आप जो है सेना अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी भी उस तरह की कोई स्थिति बन रही है कि आर्मी को इसमें मदद के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी है, और ये कई बार हमने देखा है कि हालांकि इसके कमांड भी बने हैं, और कई बार जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ दिल्ली में, कोई भी प्रधानमंत्री, उन्होंने जो नक्सल प्रभावित तमाम राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई है, डीजीज की मीटिंग बुलाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा हो नहीं जाता, जिसका फायदा नक्सली उठाते हैं। एक्सचेंज, कोई सेंट्रल कमांड, इस तरह की चीजें जी, इस तरह का अभी तक कुछ नहीं है, और इसका फायदा जैसे मैंने कहा नक्सली कई बार उठाते हैं। जैसे इस इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद वो बॉर्डर क्रॉस करके उड़ीसा चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, और जब थोड़े से हालात ठंडे हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन थोड़े ठंडे हो, तो इस तरह फिर वो आ जाएंगे। तो इस तरह का कई बार हमने पहले देखा है। तो इस पे बार बार लगातार हमने बात की, और इसको हमने कहा कि इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। कुछ हद तक काम हुआ भी है, कहीं कहीं पर्सनल लेवल पे भी जो पुलिस अधिकारी हैं जो इससे लड़ने के प्रति गंभीर है, वो पर्सनल लेवल पे भी थोड़ा कोऑर्डिनेशन से अपना काम चला लेते हैं, और जिस तरह की सेंट्रल लेवल पे जिस तरह की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो है। अगर बिहार में किसी सस्पेक्ट को पकड़ा गया है तो उससे जो जानकारी मिली है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ रियल टाइम शेयर की जाए, क्योंकि इनके बीच कोऑर्डिनेशन है। ये जो अलग अलग फैक्शंस काम कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि एक जगह की टाइनी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह एक महत्वपूर्ण लीड में तब्दील हो जाए। जी, जो कुछ संगठन ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रे हाउंड है फॉर एग्जांपल, जिन्होंने जी वो कई बार इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टेट के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उनका अपना एक अलग इंटेलिजेंस रहता है, या तेलंगाना का जो स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच है, इनका बहुत अच्छा काम है, एंटी नक्सल काम उनका बहुत अच्छा है। वो कई बार दूसरे स्टेट के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करती, जब उनके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है या कोई इंटरसेप्शन इस तरह का आता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिस स्तर पर, जिस सेंट्रल स्तर पर, नेशनल स्तर पर जिस तरह कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उस तरह का हो नहीं रहा। अच्छा, दूसरा ये एक जो बात आपने अपने एक जवाब में जिक्र भी किया, पीपल हु आर एक्चुअली ऑन ग्राउंड, जिनको रियलिटी पता है, जो कॉम्बैट में इन्वॉल्व हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है ऑपरेशंस का, जब एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है तो उनकी राय को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। दिस इज समथिंग लाइक कि मैं बिना किसी बूथ लेवल के कार्यकर्ता से बात करे या बिना गांव वाले से बात करे अपनी रूरल पॉलिसी बना लूं, कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ डेटा, कुछ फैंसी से आइडियाज और फ्लोट कर दिए जाएं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की पॉलिसी के एक बड़े हिस्से में होता है, राज्य के स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी, कि जो असली स्टेक होल्डर हैं उनके एक्सपीरियंस, उनके विजडम और उनकी जरूरतों को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको लगता है कि ये जो सीएपीएफ की एक लगातार डिमांड है, सैलरी पैकेज को लेकर भी, प्रमोशन को लेकर भी, उस पर अगर ध्यान दिया जाए और उस रैंक से जो इवॉल्व होके आए हैं उनको ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए तो हमारी स्ट्रेटजी ज्यादा इफेक्टिव होगी? राहुल, देखिए, इस बारे में मैंने बहुत
बात की है और मुझे आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा है। नक्सलवाद से लड़ने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा हैंडीकैप है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मेरी बहुत बार बातचीत होती है और ये अंदर एक क्षोभ और गुस्सा जो है सीआरपीएफ के अधिकारियों के बीच में, जो ऑन ग्राउंड सुकमा, बीजापुर, इन सारे दंतेवाड़ा, इन सारे इलाकों में काम करते हैं और कई सालों तक इन एरियाज में काम कर चुके हैं। कई बार इसको लेकर बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि कई बार एक अधिकारी आते हैं जो ऑन डेपुटेशन आते हैं। ऑन डेपुटेशन उसमें ये होता है कि कई बार ये पाया जाता है और सीआरपीएफ के अधिकारी इस बात को लेकर शिकायत करते हैं कि आईपीएस अधिकारी जो हैं इसको एक रेस्टिंग प्लेस की तरह इस्तेमाल करते हैं कि चलिए 1-2 साल का एक सेंट्रल डेपुटेशन अपन लोग ले लेंगे, उसके बाद देखे जाएंगे। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे हैव नो स्किन इन द गेम। उनको मालूम है कि उन्हें संस्था में 1 साल 2 साल रहना, उसके बाद उन्हें अपने पेरेंट क्वार्टर में वापस जाना या कहीं और उनका डेपुटेशन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा हैंडीकैप है और ये हैंडीकैप ऐसी प्लानिंग में हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। कई बार हमने लोगों से बात की, ऑपरेशन हुआ और एक नए अधिकारी आए। अब ये जो मेरी शिकायत है ये आईपीएस के प्रति नहीं है, ये भी मैं कहना चाहूंगा। आईपीएस के अधिकारी बहुत सारे मित्र हैं, इधर काम करते हैं, उधर काम करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है जब ये सीएपीएफ के ऑफिसर्स और इनके बीच का जो असमंजस की स्थिति बन जाती है, उसको लेकर ये प्रॉब्लम बहुत खड़ी हो जाती है। कई बार ये होता है कि एक नए अधिकारी आ गए, आईजी बनकर कहीं चले गए छत्तीसगढ़ में और उन्होंने कहा कि ये गांव है, नक्सली गांव है, चलो यहाँ रास्ते पर एम्बुश लगा लेते हैं। अब ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है सीआरपीएफ के अधिकारियों के लिए, जिनको मालूम है कि नक्सली कैसे चलता है। नक्सली मेन जो छोटी पगडंडी है उस रास्ते से कभी गांव में नहीं आएगा। लेकिन ये डायनेमिक्स जो है वो आपको तभी पता चलते हैं जब आप कुछ समय वहां बिताते हैं। दुर्भाग्यवश ये जो अधिकारी हैं, जो प्लान बनाते हैं, इन्होंने मेजॉरिटी जो मैक्सिमम लोग हैं, इन्होंने एक रात भी जंगल में नहीं गुजारी। अब जंगल में किस तरह का काम करना है, मुझे अभी कोई कह रहा था कि किसी अधिकारी ने ये भी कहा है कि ये लोग इतना पानी लेकर, ये जवान इतना पानी लेकर क्यों जाते हैं अंदर। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है इस तरह के कि पानी लेकर क्यों जाते, क्योंकि आपको ग्राउंड का कोई अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह का टेरेन है, किस तरह का वेट लेकर लोग जाते हैं, नक्सली कैसे बिहेव करता है, आदिवासी कैसे बिहेव करता है। जैसे ये गांव खाली हो गए, तो अगर ये वहां के लोकल कमांडर से, कोबरा के कमांडर से आपने पूछा होता, उससे परामर्श लिया होता, उससे एडवाइस ली होती, तो इस तरह की गलतियां कभी नहीं होती। लोकल लेवल पर जब कोबरा या सीआरपीएफ के अधिकारी कई बार ऐसे ऑपरेशन करते हैं और वो चुपचाप ऑपरेशन हो भी जाते हैं, चुपचाप वो अपने कैंप वापस भी लौटाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 100% फुल प्रूफ रहेंगे। ऑब्वियसली जब आप जाते हैं बाहर तो किसी भी तरह की कोई भी एनकाउंटर मुठभेड़ में कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन प्लानिंग के अभाव में और बिल्कुल किसी की फैंसी, मतलब कोई इमेजिनेशन है कि आप चलो वहां भेज दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि सीआरपीएफ वाले शिकायत करते हैं कि हमें तो जीपीएस पे बस दिखाया जाता है, ये पॉइंट है, बस इस पॉइंट को छू के आना, ये एरिया डोमिनेशन है। तो 2 दिन आप चले गए। 2010 में भी ये हुआ। 2010 में जब 76 सुरक्षा कर्मी मारे गए तो उनको भी कहा गया था कि अब आप 2-3 दिन के लिए बाहर जाएंगे, 3 दिन लौट कर नहीं आएंगे, इस पॉइंट को छू के आना है। और जब वो वापस आ रहे थे, प्रेडिक्टेबिलिटी हो गई, उनको मालूम था माओवादियों को वापस आ रहे हैं और उन्होंने पहले ही एम्बुश बनाया था। इस घटना में भी मैं आपको कहूंगा, बीजापुर में ये कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन ये एक सीआरपीएफ की टुकड़ी ने एक तरफ जहां माओवादियों का कंसंट्रेशन था उस पे एक यूबीजीएल फायर किया है। उसके बाद वो भी थक गए, उसका इंटरसेप्शन मिला है जिसमें माओवादियों का कमांडर कह रहा है कि हमारे लड़कों में भी लड़ने का क्षमता नहीं है, अब हमको रिट्रीट करना चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर वो रिट्रीट नहीं करते और लड़ाई चालू रखते तो कितनी कैजुअलिटी हो जाती। तो जिसकी अकाउंटेबिलिटी आपको सेट करनी पड़ेगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन आपको करनी पड़ेगी कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ, इसका इंटेलिजेंस इनपुट क्या था, क्या स्पेसिफिक था, जब वहां लोग गए तो क्यों नहीं था, किसने वो इंटेलिजेंस इनपुट दिया था, किसके आधार पर आपने इतने सारे लोगों को लड़ाई करने भेज दिया। जब तक इनके बारे में आंसर नहीं मिलेगी, जब तक इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तब तक अनफॉर्चुनेटली ऐसे बॉडी बैग्स आपको वापस लौटते रहेंगे।
एक आखिरी सवाल इस लंबी बातचीत में जो मैं जानना चाहता हूँ, राहुल, जब आप अपनी किताब और रिपोर्टिंग के सिलसिले में उन सारे एरियाज में गए जो अभी भी नक्सलवादियों के कब्जे में है, और रानू आप अभी होके आए, लगातार जा रहे हैं, तो जो वहां के लोग हैं क्या वो कैच 22 वाली सिचुएशन में है? जैसे मैं आशुतोष भारद्वाज की भी किताब पढ़ रहा था, डेथ स्क्रिप्ट, उसमें भी ये चीज आई कि जो सरेंडर कर चुके हैं उनकी क्या स्थिति है, जो नक्सलियों के कंट्रोल वाले एरिया में है उनकी क्या स्थिति है, कैसा है वहां पर जीवन, कितना अलग कितना सिमिलर है, कैसे चलाते हैं नक्सली वहां पर अपना राज? देखिए, रानू भी इस बारे में बात करेंगे, बट बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार आदिवासियों के लिए, क्योंकि वो दे आर कॉट इन दिस वॉर बिटवीन द इंडियन स्टेट एंड द माओइस्ट। उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आप कई बार जाते हैं, तो उस तरह की आयरनी का आपको सामना करना पड़ता है कि अगर वो फोन लेकर किसी गांव में घुसते हैं, अपने गांव में घुसते हैं, तो माओवादी कहते हैं कि इन्फॉर्मर हो। और कई बार आपने देखा होगा विगत कुछ वर्षों में ये घटनाएं बहुत बड़ी हैं, क्योंकि जितना माओइस्ट का डेस्परेशन बढ़ा है उतनी ही घटनाओं में भी वृद्धि आई है। किसी लीडर की हत्या हुई या कोई लीडर मारा गया, तो उसके बाद जो है वो तमाम आनन फानन में एक गांव में खौफ पैदा करने के लिए 2-3 लोगों को मार देते हैं पुलिस इन्फॉर्मर के नाम पे। तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती है और बहुत ही दुखद है। लोग फंस जाते हैं, और ऐसी घटनाओं में चूंकि माओवादी, जैसे मैंने कहा, डेस्परेट हो रहे हैं और उनका जो एरिया है श्रिंक हो रहा है, ऐसे में वृद्धि आ रही है, और आदिवासियों के लिए ये बहुत ही मुसीबत का सबब बन रहा है। ओके, रानू आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नक्सलियों के कब्जे वाले गांव में देखिए जीवन कैसा है? मैं ये कहना चाहूंगा कि नक्सलियों के कब्जे वाले गांव में जीवन तो है ही नहीं। मतलब वहां के जो ग्रामीण है, उनके हिस्से में सिर्फ एक ही चीजें लिखी है, मौत। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि उनके पास कोई सुविधा नहीं है। अभी टेकलगुड़ा की आप बात कर लीजिए, जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है मामला। मैं ग्रामीणों से सबसे मिला, सबसे बातचीत किया और वहां की परिस्थितियों को देखा, समझने की कोशिश किया। वहां कुछ भी नहीं है। उस गांव तक पहुंचना एक बहुत बड़े जंग से कम नहीं है। अगर आप चाह लें कि टेकलगुड़ा चले जाएं, तो ऐसा नहीं है कि आप आराम से पहुंच जाएंगे। आप वहां पहुंच नहीं सकते। अस्पताल वहां पे नहीं, वहां पे पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पे आज 1 साल से राशन के चावल नहीं मिला ग्रामीणों को, और उसके लिए वो जगरगुंडा बार बार जाते हैं। जगरगुंडा और टेकलगुड़ा के बीच की जो दूरी है, जो लगभग 20 किलोमीटर से अधिक है, ये इतनी कम दूरी पहुंचने में 150 किलोमीटर पार करने के समान है, क्योंकि कई पहाड़ों को पार करके आप टेकलगुड़ा से जगरगुंडा तक जाते हैं। वो ग्रामीण बार बार जाते हैं, उनको चावल 1 साल से नहीं मिल रहा है। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड उनके पास नहीं है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों की स्थिति ऐसी है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नक्सली हैं, मतलब वो ग्रामीण नक्सली हैं, क्योंकि उनके पास में आधार कार्ड नहीं है। नक्सलवाद को जीतने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामीणों को जीतना होगा, और ग्रामीणों को जीतने के लिए आप दिल्ली में बैठ के कोई भी प्लान कर लें, रायपुर के एसी चैम्बर बैठ के कोई भी प्लान कर लें, जब तक आप ग्रामीणों का दिल जीतने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तब तक आप नक्सलवाद को, मुझे नहीं लगता कि आप जीत पाएंगे या नक्सलवाद को हरा पाएंगे। पहले आपको ग्रामीणों को जीतना पड़ेगा। अभी भी मैं उन ग्रामीणों से मिला, उन ग्रामीणों के मन में इस बात का, मैंने पहले भी कहा कि वो कह रहे थे कि अब नक्सली बोलेंगे कि फोर्स को तुम बुलाते हो, और फोर्स बोलेगी कि तुम नक्सली आते हैं तो तुम बताते क्यों नहीं हो। और सीधी सी बात है कि पूरे बातचीत के दौरान उनका गुस्सा फोर्स के प्रति ज्यादा है। वो मुर्गा लेके चले जाते हैं, हमारी साइकिल तोड़ दिए, मोटरसाइकिल तोड़ दिए, घरों में तोड़ फोड़ किए। तो कुल मिला के उनके मन में फोर्स के प्रति ज्यादा गुस्सा है। सरकार उनके लिए कोई ऐसा काम कर नहीं पा रही है वहां तक। सबसे मूलभूत चीजें, अच्छा बदलाव वो भी चाहते हैं। मैंने गांव में एक झोपड़ी देखी, जो चारों तरफ दीवार नहीं है, सिर्फ ऊपर छत है, जो ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से बनाया था। उसके अंदर अनार के, आम के का एक चार्ट लगा हुआ था। मैंने पूछा, अरे यार ये क्या है? तो बताया, भैया ये स्कूल है हमारा। तो मैं बोला, पढ़ाता कौन है? तो बोले, गांव का एक लड़का है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, बच्चों को पढ़ाता है। मतलब साफ है कि ग्रामीण बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव नहीं चाहते कि आप उनका यूटिलाइज करें, आप उनका उपयोग करने के लिए बदलाव करें। उनके जनजीवन में शांति आए, जो बेसिक सुविधाएं वो उनको मिल जाए। बाकी बहुत ज्यादा चीज वो शिकायत भी नहीं करते सरकार से कि देखिए आज हमारे पास पेयजल की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास नहीं है। आपने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, लेकिन फिर भी कम से कम आके उनको अच्छा, गन पॉइंट पे अगर नक्सली आके उनसे बोलेंगे चावल दो, तो उनकी हिम्मत है क्या वो मना कर देंगे? किसी की हिम्मत नहीं है।
बारसूर एरिया कमेटी में एक नक्सली था, 16 लाख का इनामी नक्सली था, बताया था पुलिस ने। विलास किसी समय में नारायणपुर के बेचा में रसोइये की नौकरी करता था, सरकारी नौकरी पे। अब आप सोचिए कि सरकारी नौकरी करने वाला विलास 16 लाख रुपए का इनामी नक्सली बन गया। वो क्यों बना, इस पे भी रिसर्च होना चाहिए। और यही वजह है कि अगर आप सोचेंगे सीधे जाके गांव वालों के साथ मारपीट करना शुरू कर देंगे कि तुमने क्यों नहीं बताया, तो जान की फिक्र तो हर किसी को होती है, चाहे वो किसी भी एवज में बच जाए। आखिर आज जो जवान इसके नक्सलियों के चंगुल में था, आगे जब इस पर रिसर्च होगा, जब बातचीत होगी, धीरे धीरे कई खुलासे होंगे कि उस वक्त क्या हुआ जब नक्सलियों के चंगुल में अचानक जवान बच गया। वो नक्सली जो दुर्दांत है, क्योंकि उनकी बटालियन नंबर 1 के हत्थे चढ़ गया था, जिनके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं है, वो सीधे गोली सीने पे उतार देते हैं। उन्होंने जिंदा छोड़ा कैसे जवान को? जवान ने ऐसा किया क्या कि उन्होंने जवान को जिंदा छोड़ दिया? क्योंकि उनके भी 4 साथी मारे गए थे। गुस्से में तो हो भी रहे होंगे, अमूमन गुस्से में रहते हैं। अब मैं देखा हूँ, मैं कई मुठभेड़ के बाद तत्काल घटना स्थल पर पहुंचा हूँ, पुजारी काकेल हो जाए या डोरा पारक हो जाए, ऐसे बस्तर के अलग अलग इलाकों में मैंने देखा है कि जब नक्सलियों के साथी मरते हैं तो इतनी गुस्से में होते हुए कि जो भी आएगा उसे मार के खत्म कर देंगे। ऐसे में तो उनका दुश्मन जिसे मानते हैं उनके हाथ में था, क्यों नहीं मारा? तो उस दौरान जान बचाने के लिए जवान से जो मन पड़ा उसने किया, नक्सलियों ने उसे छोड़ दिया। तो यही स्थितियां कमोबेश ग्रामीणों के साथ होती है। जब उन्हें अपना जान बचाना होता है तो वे हर चीज के लिए तैयार होते हैं, घुटने टेक कर खड़े होते हैं, क्योंकि उनके सामने मालूम है कि सप्ताह में 1 बार फोर्स आएगी और दिन में 7 बार नक्सली आएंगे। तो उनके लिए तो सरकार नक्सली है, और जंगलों में तो जनता ना सरकार चलती है पैरेलल हमारे सरकार के बीच। देखिए सौरभ, एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करता हूँ और मैं उसके साथ खत्म करता हूँ। देखिए, ये रानू ने जो विनिंग हार्ट एंड माइंड की जो बात की है, इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि विनिंग हार्ट एंड माइंड आप तभी जीत सकते हैं जब स्टेट के प्रति आदिवासियों को एक रेस्पेक्ट हो, जब उनको ये पता चलेगा कि स्टेट का अपर हैंड है यहाँ और माओवाइस्ट का हाथ नीचे हो गया, वो कमजोर पड़ गए, तब यहाँ पर इस इलाके में रिजल्ट आना और भी शुरू होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, जब 1000 आदिवासी एक गांव में खड़ा है और उनके सामने कोबरा कमांडो हाथ बांधे, रस्सी से हाथ बांधे खड़ा है, जिसको नक्सली एक बहुत ही मसीहा के तौर पर उसको छोड़ रहे हैं। 20 पत्रकारों के सामने, तो ये एक बहुत ही ये परसेप्शन की वॉर में जो है बहुत बड़ी हार है स्टेट की आदिवासियों के सामने, जिसको भरने में समय लगेगा। पर मैं उम्मीद करता हूं कि भारत ये जंग अपनी सॉफ्ट स्किल और अपनी जो सैन्य स्किल है उसके जरिए जीते, क्योंकि जिस एक पूरे भारत की कल्पना है, अवधारणा है, विचार है, वो पूरी रियलिटी में तभी बदलेगा जब यहाँ के सब लोग भारतीय स्टेट का पूरी तरह हिस्सा बनते दिखें और भारतीय स्टेट भी सब लोगों की चिंता करे, नॉर्थ ईस्ट से लेकर दक्षिण तक और नक्सल एरिया से लेकर कश्मीर तक। राहुल पंडिता और रानू तिवारी, आप इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि लल्लन टॉप के दर्शकों को भी ये बातचीत रुचि जगाने वाली लगेगी, क्योंकि जितना ज्यादा एक आम दर्शक इन विषयों के बारे में जानकारी रखेगा, पढ़ेगा, उतना ही ज्यादा सरकारें भी अपनी जवाबदेही महसूस करेंगी।